हेलो, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का एक प्यारा सा टॉपिक, प्रकाश का अपवर्तन। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक के बारे में। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के नियम क्या हैं। लेकिन आज के वीडियो में भी आपको एक बार मैं प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा बता देता हूँ कि अपवर्तन होता क्या है। आप सबने पढ़ भी रखा होगा, लेकिन फिर भी जिन्होंने नहीं पढ़ रखा, जिनको नहीं आता उनके लिए, और जिनको आता है उनके लिए भी। जब प्रकाश एक माध्यम से चलता है और दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो बच्चों प्रकाश अपने रास्ते से भटक जाता है, अपने रास्ते से विचलित हो जाता है, अपने रास्ते से मुड़ जाता है। आप कुछ भी बोल सकते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का अपने रास्ते से मुड़ जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब ये क्यों होता है, मुड़ता क्यों है, ये बात हम करेंगे अगले वीडियो में जब हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। अभी हमारा मेन फोकस है अपवर्तनांक को पढ़ना। बच्चों, जब हम अगले वीडियो में अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ हम बात करेंगे प्रकाशिक घनत्व की, कि जब ये दो माध्यम हमने लिए हैं, प्रकाश एक माध्यम से चला और दूसरे माध्यम में पहुंचा, तो दोनों का प्रकाशिक घनत्व अलग अलग है। अब होता क्या है प्रकाशिक घनत्व, ये बात हमें यहीं करनी है। आपने सुना होगा माध्यम दो प्रकार के होते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। क्लास 10th में हमने पढ़ा कि सघन माध्यम वे होते हैं जिनमें कण पास पास होते हैं, शायद आपने ऐसा पढ़ा। और विरल माध्यम में होते हैं जिनके कण दूर दूर होते हैं। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। ये बातें हमने पढ़ रखी हैं। तो बच्चों, क्या सघन माध्यम और विरल माध्यम का उनके कणों से कोई लेना देना है? क्या माध्यम के कण पास पास होने से सच में माध्यम सघन हो जाता है? माध्यम के कण दूर दूर होने से क्या सच में हमारा माध्यम विरल हो जाता है? तो इसका जवाब है नहीं। सघनता और विरलता पर माध्यम के कणों का कोई प्रभाव नहीं है। कोई माध्यम सघन है या विरल है, ये चीज हमें कौन बताएगा? प्रकाश की चाल। अगर किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बहुत अधिक है तो हम बोलेंगे कि माध्यम विरल है। अगर किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कम है तो हम बोलेंगे कि ये माध्यम सघन है। सघन का मतलब समझ सकते हो भीड़ भाड़, और विरल का समझ सकते हो छेड़छाड़। जहाँ भीड़ होगी वहाँ हमें आराम से चलना पड़ेगा, तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी। एक बात और, अगर आपको किसी माध्यम के सघनता या विरलता के बारे में बात करनी है तो आपके पास उसके साथ एक और माध्यम होना चाहिए जिससे हम उसकी तुलना कर सकें। जैसे मैं कहता हूँ कि एक लड़का A है और एक लड़का B है, तो हमने कहा A की लंबाई कम है B से और B की लंबाई ज़्यादा है A से। तो जब हम A की लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कम है या ज़्यादा है, तो हम उसकी तुलना B से कर रहे हैं, और B की लंबाई की तुलना हम A से कर रहे हैं। इसी तरीके से बच्चों, कि कोई माध्यम सघन है या विरल है, इसको डिसाइड करने के लिए हमें उसके साथ एक और माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी। हम किसी अकेले माध्यम को ये नहीं कह सकते कि ये सघन है या विरल है। मान लीजिए हमारा जल और कांच में कौन सघन है, तो आपका जवाब होगा कि कांच सघन है और जल क्या है? विरल। लेकिन जल वायु की तुलना में क्या है? सघन। तो कोई माध्यम जो किसी और की तुलना में सघन था, किसी और की तुलना में विरल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक माध्यम हमेशा सघन होगा। देखिए, जल कांच की तुलना में विरल है और वायु की तुलना में सघन है। तो बच्चों, इस बात को दिमाग में डाल लेना कि अगर आपको सघनता या विरलता की बात करनी है तो आपके पास एक माध्यम और होना चाहिए जिससे हम अपनी माध्यम की तुलना कर सकें। बात करते हैं प्रकाशिक घनत्व की। प्रकाशिक घनत्व है क्या? प्रकाशिक घनत्व हमें यह बताएगा कि कोई माध्यम सघन है या विरल है। अगर सघन है तो कितना सघन है, अगर विरल है तो कितना विरल है। मान लीजिए किसी माध्यम का प्रकाशिक घनत्व अधिक है तो हम ये कहेंगे कि यह माध्यम सघन है, और किसी माध्यम का प्रकाशिक घनत्व बहुत अधिक है तो हम उसको बोलेंगे कि ये बहुत ज़्यादा सघन है। अगर किसी माध्यम का प्रकाशिक घनत्व कम है तो हम ये बोलेंगे कि उस माध्यम की वो माध्यम विरल है, और बहुत कम है तो हम कहेंगे कि यह माध्यम बहुत ज़्यादा विरल है। तो बच्चों, प्रकाशिक घनत्व एक ऐसा तरीका है, ऐसी चीज़ है जो हमें ये बता देगा कि ये माध्यम सघन है या विरल है। ध्यान ये रखें, किसी दूसरे से तुलना करके।
अकेले माध्यम के बारे में हम सघनता या विरलता की बात नहीं कर सकते। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जिसकी बात हमें करनी है आज के वीडियो में, जिसका नाम है अपवर्तनांक। अब ये अपवर्तनांक क्या है बच्चों? ये एक संख्या है, जैसे इसमें नाम में ही है अपवर्तनांक, अपवर्तन अंक। तो ये क्या बताएगा हमें? एक संख्या होगी, ना इसका कोई मात्रक है ना कोई इसकी विमा है, ये खाली एक नंबर, जैसे 1.5 1.33। ये हमें ये बताएगा कि कोई माध्यम सघन है या विरल है। मतलब ये कुछ और नहीं है, ये प्रकाशिक घनत्व ही है। ये मान के चल लीजिए प्रकाशिक घनत्व का ही नाम क्या है? अपवर्तनांक। तो बात करते हैं अपवर्तनांक की। तो अपवर्तनांक बच्चों दो प्रकार के होते हैं, पहला निरपेक्ष और दूसरा सापेक्ष। अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। दोनों को ही प्रदर्शित किया जाता है n से या म्यू से। कुछ किताबों में म्यू लिखते हैं, कुछ किताबों में n लिखते हैं, तो मैं लिखने वाला हूं n। आप ध्यान रख लें कि म्यू भी क्या ही होता है? अपवर्तनांक। एक और बात, जैसे ही मैं आपसे पूछूं कि अपवर्तनांक बताइए, तो आपके दिमाग में एकदम से ये बात आनी चाहिए कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि माध्यम सघन है या विरल है। जैसे मैंने पूछा कांच का अपवर्तनांक, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये कांच सघन है या विरल है, किसकी तुलना में? वो बताएगा कि इसकी तुलना में, जल की तुलना में, वायु की तुलना में। तो अपवर्तनांक सुनते ही आपके मन में आएगा कि भाई हमें बताना है सघन या विरल। अब सघन और विरल हम बता सकते हैं किसी से तुलना करके। तो बच्चों अगर मुझे किसी माध्यम, मान लीजिए उसका नाम A है, माध्यम A का अपवर्तनांक निकालना है, तो मैं उसकी तुलना निर्वात से कर सकता हूं, या मैं उस माध्यम की तुलना किसी दूसरे माध्यम से कर सकता हूं। और अच्छे से समझते हैं, मान लीजिए मुझे कांच का अपवर्तनांक निकालना है, तो आपके मन में आएगा कि भाई कांच की तुलना किससे करें? तो कांच की तुलना में कर सकता हूं निर्वात से। निर्वात सबसे बढ़िया है तुलना करने के लिए। और जब हम बच्चों निर्वात से तुलना करते हैं तो जो अपवर्तनांक निकल के आएगा उसको बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। जब कांच की तुलना किससे की जाएगी? निर्वात से, तो उसको बोलेंगे कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। जब जल की तुलना निर्वात से की जाएगी तो उसको बोलेंगे जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक। मतलब जैसे ही निरपेक्ष वर्ड आया, निरपेक्ष शब्द आया, तो आपको समझ जाना है कि तुलना किससे हो रही है? निर्वात से। ऐसे ही दूसरा है हमारा सापेक्ष। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं कांच की तुलना भाई जल से कर लूं, मैं नहीं करता निर्वात से, मेरी मर्जी है कि मैं अपने माध्यम की तुलना निर्वात से नहीं करना चाहता। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। जब हम अपने माध्यम की, जिसका हमें अपवर्तनांक निकालना है, की तुलना निर्वात से ना करके किसी अन्य माध्यम से करते हैं, तो जो अपवर्तनांक आता है उसको बोलते हैं बच्चों सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक में किससे तुलना करेंगे? निर्वात से। सापेक्ष में किससे करेंगे? किसी माध्यम से, अन्य माध्यम से। दोनों को ही लिखने का तरीका क्या है? n। मान लीजिए आपको कांच का अपवर्तनांक निकालना है, तो बच्चों आप कांच लिखेंगे n के पैरों में और बाद में। किसका अपवर्तनांक निकालना है? कांच का। तो कांच कहां लिखेंगे? n के पैर में, और आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ। ऐसे ही यहां भी कांच का क्या निकालना है? अपवर्तनांक। तो कांच को कहां लिखेंगे? पैरों में। मैंने कहा कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकाल लो, तो आपको आया समझ आया कि भाई निरपेक्ष का मतलब है कि तुलना किससे करनी है? निर्वात से। तो यहां लिख देंगे निर्वात। और जैसे ही मैंने आपको कहा कि कांच की तुलना हमें किससे करनी है? जल से, तो आप समझ जाएंगे कि ये निरपेक्ष अपवर्तनांक नहीं है, ये है सापेक्ष अपवर्तनांक। ये तरीका है लिखने का सापेक्ष अपवर्तनांक, ये है तरीका लिखने का निरपेक्ष अपवर्तनांक। और बच्चों अगर यहाँ कुछ भी ना लिखा मिले तो समझ जाना कि ये कौन सा अपवर्तनांक है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। जो बाद में लिखा होता है उसका अपवर्तनांक निकालते हैं, जो पहले लिखा हुआ होता है उसके सापेक्ष निकालते हैं। बताओ ये किसका अपवर्तनांक है? कांच का। किससे तुलना की? जल से। इसको बोलते हैं जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, निर्वात के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जहां निर्वात से तुलना की वो कैसा? निरपेक्ष। और जहां हमने किसी अन्य माध्यम से की उसको बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या इतनी बात क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इनके फॉर्मूले कैसे लिखते हैं। अब मैं अपना कांच को बेस बना के हम लिखते हैं फॉर्मूला। मान लीजिए मुझे कहा गया कि भाई कांच का अपवर्तनांक निकालिए, तो आप लिखेंगे n कांच, यहाँ भी लिखा हमने n कांच। जैसे ही मैंने आपसे कहा कि कांच का अपवर्तनांक निकालिए, आपके दिमाग में एकदम से आया किसके सापेक्ष, किससे तुलना करूं। मैंने कहा कि किसी से तुलना नहीं करनी, मतलब निर्वात से करनी है। तो आप यहाँ कुछ ना लिखें या निर्वात लिख दें, कोई जरूरत नहीं। और इसका फॉर्मूला बनेगा बच्चों C/V। ध्यान से देखना इस चीज को। C क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल, जिससे तुलना कर रहे हैं। V क्या है? कांच में प्रकाश की चाल, जिसका अपवर्तनांक निकाल रहे हैं। अब यहां जाइए, मैंने कहा भाई कांच का अपवर्तनांक निकाल लो। आपने कहा किसके सापेक्ष? मैंने कहा भाई जल के सापेक्ष। आप समझ गए कि भाई ये सापेक्ष अपवर्तनांक है। तो इसका फॉर्मूला आपने लिखा, जल में प्रकाश की चाल V जल का मतलब है जल में प्रकाश की चाल बटे V कांच में प्रकाश की चाल। देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला बना किसका? सापेक्ष अपवर्तनांक का। जो बाद में लिखा हुआ है उसका अपवर्तनांक होता है जो पहले लिखा हुआ है उसके सापेक्ष होता है। जिससे तुलना की उसमें प्रकाश की चाल ऊपर, और जिसका अपवर्तनांक निकालना है उसमें प्रकाश की चाल नीचे। देखो किसका निकालना है? कांच का। तो V क्या है? कांच में प्रकाश की चाल। किससे तुलना कर रहे हैं? जल से। तो ऊपर किससे? जल में प्रकाश की चाल। यहाँ किससे तुलना हो रही है? निर्वात से। तो C क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल। मैं कहूँ आपको कि लिख के दिखाओ। मैंने कहा इसको पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है। नहीं दिखाई दे रहा। मैंने कहा इसको पढ़ के बताओ ये क्या लिखा हुआ है। तो आपका जवाब एकदम से आना चाहिए कि ये तो भाई सापेक्ष अपवर्तनांक है। हमने कहा सही। किसका? आपने कहा भाई B का। अच्छा बिल्कुल सही। किसके सापेक्ष? A के सापेक्ष। बहुत बढ़िया। क्या फॉर्मूला बनेगा? भाई किससे तुलना कर रहे हैं? A से। तो A में प्रकाश की चाल। किसका निकाल रहे हैं? B का। तो B में प्रकाश की चाल। बस ये फॉर्मूला बना आपका किसका? सापेक्ष अपवर्तनांक का। आसान है ना? चलिए बहुत बढ़िया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मैं इसको हटा रहा हूं और थोड़ी सी और बात करते हैं इसी के बारे में। बच्चों देख के बताओ, क्या ये जो n है निरपेक्ष वाला, निरपेक्ष अपवर्तनांक लिख देता हूं। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसका है? ये कांच का। किसी का भी हो सकता है, मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये कांच का है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान क्या 1 से कम हो सकता है? 1 से ज़्यादा हो सकता है? 1 हो सकता है क्या? तो आप कहेंगे कि भाई ये 1 से कम तब हो सकता है जब C छोटा हो और V बड़ा हो। 1 से कम कब होगा? जब C किससे छोटा हो? V से। लेकिन भाई C से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं हो सकती, मतलब V बड़ा नहीं हो सकता C से, क्योंकि C क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल। और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, दूसरे माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या हो जाती है? कम। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, मतलब V C से बड़ा नहीं हो सकता। तो C हमेशा किससे बड़ा होगा? V से। और अगर ये चीज़ हमेशा इस V से बड़ी है तो इसका मतलब मैं इसको लिखूंगा C बड़ा है V से। तो C/V क्या होगा? 1 से बड़ा। इस V को उठा के यहाँ लेता गया। और C/V क्या दिखाई दे रहा है आपको? N। मतलब N हमेशा किससे बड़ा होगा? 1 से। N क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। और निरपेक्ष अपवर्तनांक हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, कभी भी 1 से कम नहीं हो सकता। हाँ 1 हो सकता है जब C और V आपस में बराबर हो जाएं। C और V बराबर होंगे, एक दूसरे काट देंगे, कितना बचेगा? 1। लेकिन C V के बराबर कब होता है? निर्वात में। तो आप ध्यान रखेंगे निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है? 1। क्लियर है क्या मेरी बात? तो हमें पता चला कि निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला है C/V। C क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल। V क्या है? उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिसका हमें अपवर्तनांक निकालना है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कभी भी 1 से कम नहीं हो सकता, हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। केवल निर्वात के लिए n का मान कितना होता है? 1। अब बात करते हैं
सापेक्ष अपवर्तनांक की। ये सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है? इसका मान 1 से छोटा, 1 से बड़ा या 1 के बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता है। हमने कहा कि भाई मान लीजिए V जल मान लेते हैं 10 है, मान रखा हूं बस, और ये है 5, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 10/5 2। आप इसको उल्टा कर दीजिए, आप इसको कर दीजिए कांच और ये जल। इसका मतलब है जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, तो आप लिखेंगे V कांच बटे V जल। मतलब समझ रहे हैं ना आप उनका? कांच में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल। अब V कांच कितना है? 5, जल में प्रकाश की चाल कितनी है? 10, तो ये आया कितना? 1/2 मतलब 0.5। और आप देख पा रहे हैं कि ये 1 से बड़ा है और ये 1 से छोटा है। मतलब सापेक्ष अपवर्तनांक 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, और एक तो तब होगा जब दोनों माध्यम एक ही हो, मतलब अपवर्तन ही नहीं होगा अगर माध्यम एक ही है, या प्रकाश की चाल दोनों में क्या हो जाए? बराबर। तब तो आप ध्यान रखेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक कभी भी 1 से कम नहीं हो सकता, ये हमेशा 1 से बड़ा होगा। निर्वात का n कितना होता है? 1 होता है। सापेक्ष अपवर्तनांक 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा और इसी के बारे में। बढ़िया सा टॉपिक है बच्चों, आसानी से इसे ये समझ आ जाएगा अगर आपने ध्यान लगा के पढ़ा इसको। मैंने पूछा आपको कि बताइए कि n का फॉर्मूला क्या होता है? C/V। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ ये कौन सा अपवर्तनांक है, निरपेक्ष या सापेक्ष, तो आपको ऊपर C दिखाई दे रहा ना, और C का मतलब है निर्वात में। अगर आप निर्वात से तुलना करते हैं तो कौन सा अपवर्तनांक आता है? निरपेक्ष। तो ये किसका फॉर्मूला है? निरपेक्ष अपवर्तनांक का। ध्यान से देखो, अगर बच्चों में V का मान बढ़ा दूं, V का मान बढ़ा दूं तो n क्या होगा? घट जाएगा। और अगर मैं V का मान घटा दूं तो n क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहीं से हम आगे पहुंचने वाले हैं सघन विरल माध्यम पे। अगर V अधिक है तो अपवर्तनांक कम होगा, और V कम है तो अपवर्तनांक ज्यादा होगा। और बच्चों मुझे बताओ V कहाँ अधिक होता है? सघन माध्यम में या विरल माध्यम में? V ज्यादा वहां होगा जहां भीड़ नहीं होगी, और भीड़ कहाँ नहीं होगी? विरल में। तो इसका मतलब विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है। क्या मेरी बात समझ आई? V कहाँ अधिक होता है? विरल माध्यम में। और जहां V अधिक होता है वहां n क्या होता है? कम। मतलब विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है। V अधिक कम कहाँ होता है? देखो V कम वहां होगा जहां माध्यम सघन होगा, और सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? ज्यादा है। समझ रहे ना मेरी बात? या ऐसे समझ लीजिए कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है तो अपवर्तनांक क्या होगा? कम। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? अधिक, तो अपवर्तनांक क्या होगा? सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम, अपवर्तनांक क्या होगा? अधिक। इस फॉर्मूले से हम बता सकते हैं। अब थोड़ा सा और, क्या मैं V = C/n लिख सकता हूं इसको? V = C/n। मान लीजिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक 2 है, तो उसमें प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी? C/2। मान लीजिए कहीं इसका मान 3 है तो V का मान हो जाएगा C/3 है। तो बच्चों अपवर्तनांक हमें एक और बात बताता है कि अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक 2 है तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल 2 गुना कम हो जाएगी। किसी माध्यम का अपवर्तनांक 3 है तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल 3 गुना कम हो जाएगी। किसकी तुलना में? निर्वात की तुलना में, क्योंकि ये कौन सा है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। मान लीजिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, तो आप ये कह सकते हैं कि इस माध्यम में प्रकाश की चाल 1.5 गुना कम हो जाएगी। किसकी तुलना में? निर्वात की तुलना में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। क्या आपको ये समझ आ गया? ये दो बातें मैंने आपको बताई, एक ये और एक ये। क्या बताया? कि अगर V का मान ज्यादा है तो n कम होगा, और V का मान कम है तो n ज्यादा होगा। V कम कहाँ होता है? सघन माध्यम में, तो सघन माध्यम का n अधिक होगा।
V कहाँ अधिक होता है? विरल माध्यम में। तो विरल माध्यम का n क्या होगा? कम होगा। मतलब अगर आपको मैं कहूँ कि बताइए 1.3 और 1.5 में कौन सघन है, तो आप झट से बोल देंगे कि जिसका अपवर्तनांक अधिक है उसका वो माध्यम क्या होगा? अधिक सघन, और जिसका अपवर्तनांक कम है वो क्या होगा? विरल। इन दोनों में सघन कौन है? 1.5 वाला। अगर मैं ये कहूँ कि निर्वात का अपवर्तनांक 1 है, तो 1 की तुलना में तो दोनों ही अधिक है ना ये, तो उसका मतलब ये है कि ये माध्यम निर्वात की तुलना में ज्यादा सघन है, और ये माध्यम निर्वात की तुलना में सघन तो है लेकिन उतना सघन नहीं है जितना 1.5 है। और इन दोनों में कौन ज्यादा सघन है? 1.5, और ये क्या है? विरल। इसकी तुलना में दोनों ही क्या है? सघन है। दूसरी बात ये बताइए कि किसी माध्यम का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो हमें ये बताता है कि जब प्रकाश उस माध्यम में आएगा तो उसकी चाल उतने ही गुना कम हो जाएगी जितना उसका अपवर्तनांक है। मान लीजिए अपवर्तनांक 2 है, तो उस माध्यम में आते ही प्रकाश की चाल 2 गुना कम हो जाएगी। मान लीजिए बच्चों, इधर हमारा है माध्यम 1 और इधर है हमारा माध्यम 2, और ये है उनके बीच की बाउंड्री। मान लीजिए ऊपर कांच है और नीचे जल है, कुछ भी मान सकते हैं। इधर से एक प्रकाश किरण आई जिसकी चाल v1 है, अपवर्तन हुआ, और अपवर्तन के बाद प्रकाश की चाल कितनी होगी? v2। जैसे ही माध्यम परिवर्तन होता है प्रकाश की चाल बदल जाती है। मान लेते हैं इस माध्यम का अपवर्तनांक n1 है और इसका अपवर्तनांक n2 है। अगर मैं आपको n1 लिखने के लिए बोलूं तो आप आसानी से लिख देंगे c/v1। भाई निरपेक्ष अपवर्तनांक है। n2 क्या है? c/v2। ये पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष लिखूं। ये क्या है? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, लेकिन किसकी तुलना में? निर्वात की तुलना में। ये पहले माध्यम का अपवर्तनांक है निर्वात की तुलना में। अब मैं चाहता हूं कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक लिखूं पहले माध्यम की तुलना में, तो हमने लिखा ऐसे, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम की तुलना में, और इसको लिखते हैं क्या? v1/v2। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। अगर आप यहां से v1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो आ जाएगा c/n1। कितना आया? c/n1। और v2 का मान आ जाएगा c/n2। c/n2 ये गया, n2 घूम के ऊपर तो n2/n1। ये किसका फॉर्मूला बना बच्चों? 1n2 का। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के तुलना में, और ऊपर देखो ध्यान से क्या है? दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। जैसे मुझे लिखना है ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक, समझ सकते हो ना इसे कि ये क्या है? ये बी का अपवर्तनांक है। किसका अपवर्तनांक है? बी का। दिखाई नहीं दे रहा तो इसको लिखता हूं यहां NBA। इसका मतलब है बी का ए के सापेक्ष, तो इसको लिखेंगे बच्चों NB/NA। जिसका अपवर्तनांक उसको ऊपर और जिसके सापेक्ष उसको नीचे। अब मैं इन दोनों फॉर्मूलों को इकट्ठा करके लिखता हूं कैसे, देखो 1n2 ये होगा v1/v2। ये हम पहले से पढ़ते आ रहे v1/v2, लेकिन एक नया फॉर्मूला आया n2/n1। n2/n1 ये है चाल के रूप में, और ये है निरपेक्ष अपवर्तनांक है। ये क्या है? सापेक्ष अपवर्तनांक, और ये दोनों क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। यहीं से एक फॉर्मूला होता है बच्चों v बराबर f लैम्डा। v बराबर f लैम्डा। v बराबर f लैम्डा। v क्या है? चाल है, f क्या है? आवर्ती है, और लैम्डा क्या है? तरंगदैर्ध्य। मान लीजिए पहले माध्यम में चाल कितनी थी? v1, वहां आवर्ती होगी f और तरंगदैर्ध्य होगी λ1। दूसरे माध्यम में चाल कितनी है? v2, आवर्ती होगी f और तरंगदैर्ध्य है λ2। मैंने f1 f2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बच्चों माध्यम के बदलने पे आवर्ती एक ऐसी चीज है जो परिवर्तित नहीं होती। तो मैं लिख सकता हूं v1 को f λ1 और v2 को f λ2, और 1n2 लिखूंगा मैं अब क्या? v1/v2। v1/v2। v1 का मान रख दीजिए f λ1 और v2 का मान रख दीजिए f λ2। ये गया, तो
तो 1n2 का एक और फॉर्मूला निकल के आया λ1 बटे λ2 तरंग दैर्ध्य के रूप में। तो अब हमने इसके 3 फॉर्मूले निकाल लिए बच्चों 1n2 के। 1n2 का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए। दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है, v1 बटे v2, λ1 बटे λ2, लेकिन ये होगा उल्टा n2 अपॉन n1, और यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। a क्या होगा, nb बटे na, बस ये ध्यान रख लीजिए आपको। और ये था हमारा सारा अपवर्तनांक के बारे में। आज हमने पढ़ा अपवर्तनांक किसको कहते हैं, अपवर्तनांक हमें बताता क्या है, ये कितने प्रकार का है, निरपेक्ष अपवर्तनांक में तुलना किससे करते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक में तुलना किससे करते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, और वहाँ कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे अपवर्तनांक से रिलेटेड।